आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। घर फिरदौस बररूह जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। कहा गया है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही। ये कहा है कश्मीर के, लेकिन वर्तमान में स्वर्ग का मतलब क्या लोकतंत्र है, जहां जनता अपने हिसाब से अपनी सरकार चुन सके, जो उनके हिसाब का स्वर्ग उनके लिए बना सके। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से चुनाव हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर में अंतिम चुनाव 2014 में हुआ था। 10 सालों के बाद फिर से यहां चुनावी बयार बहने लगी है, लेकिन क्यों सितंबर 2024 में ही चुनाव हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का चुनाव में क्या योगदान है? धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाला चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? चुनौती क्या है? वादे क्या हैं? उम्मीदें क्या हैं? पार्टियों की मांग क्या है? और पाक अधिकृत कश्मीर, क्या वहां भी जम्मू कश्मीर के साथ भारत सरकार चुनाव कराने जा रही है? क्योंकि भारत ने हमेशा कहा है कि पीओके हमारा है। सवाल यह भी कि क्या कश्मीरी पंडितों और महिलाओं की भागीदारी वहां बढ़ेगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि क्या परिसीमन के जरिए जम्मू कश्मीर की सियासत बदल दी गई है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर के चुनाव का इतिहास बताएंगे, दिखाएंगे जम्मू कश्मीर चुनाव, समस्या, सियासत और समाधान। Elections in J&K will be held in 3 phases. तो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार यही देख लेते हैं कि कितने सीटें, कितने फेज, कब कब चुनाव और कब मतगणना। कुल सीटें 90 हैं, फेज 3 है। जो पहला चुनाव के लिए जो मतदान होगा वो 18 सितंबर को होगा। उसके बाद जो तारीख है वो 25 सितंबर, यानी कि एक सप्ताह के बाद, और एक सप्ताह के बाद जो तारीख 1 अक्टूबर। तो 2 फेज के अंदर चुनाव और 1 अक्टूबर को परिणाम आएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर खुद की सरकार होगी, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, जो इससे पहले 2014 में चुनी गई। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? क्योंकि वहां के पॉलिटिशियन यही कह रहे हैं कि भाई हमें चुनाव तो चाहिए ही, लेकिन हमें चुनाव चाहिए पूर्ण राज्य का। 370 हटाने के बाद वहां एक बड़ा बदलाव किया गया था, और बड़ा बदलाव दरअसल यह था कि वहां यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी गई थी, और तभी से वहां की सियासत उबाल पर है। उसके बाद परिसीमन हुआ, परिसीमन का विरोध हुआ, लेकिन जो ये मामला था वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से यह कहा कि भाई चुनाव कराने पड़ेंगे, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि उसके बाद इन तारीखों का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया था, और यह निर्देश कब दिया था? दिसंबर 2023 के अंदर। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितना जल्दी हो सके दिया जाए, यह भी कहा गया था। जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए, यह भी कहा गया था। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला, यह सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यह सही है, और यह बरकरार रखा गया। वहीं प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी, पूर्णकालिक व्यवस्था नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करे। हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव करवाए, और इसलिए जो तारीखें हमने इससे पहले आपको दिखाई थी, जिसमें जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो सितंबर माह के अंदर खत्म हो रही है, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और उस निर्देश की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन वहां क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि भाई लोकतंत्र है, क्या वहां की जनता जनार्दन, क्या वहां की जमहूरियत वाकई में चुनाव के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है? वहां चुनाव को लेकर कितना रुझान रहता है, ये हम आपको बताएं। जरा देखिए, उससे पहले आपको समझाते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो 2014 के मुकाबले कितने अलग हैं, इसको आपको समझाते हैं। देखिए,
2014 के अंदर जो सीटें थी वो सीटें थी 83, कश्मीर के अंदर 46 और जम्मू के अंदर 37 और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के 24 जो खाली सीटें रह जाती हैं उनको भी अगर इसमें जोड़ दें तो 107 सीटें होती थी। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के मुताबिक कश्मीर के अंदर 47 सीटें हैं और जम्मू के अंदर 43 सीटें हैं। कुल जो विधानसभा सीटें हैं वो 90 सीटें हैं। अगर आप देखेंगे तो सीटों का अंतर सिर्फ 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब उसमें पाक अधिकृत कश्मीर की सीटों को भी जोड़ लीजिए तो ये संख्या हो जाती है 114। हालांकि वो सीटें खाली रहती है, लेकिन इस चुनाव के जरिए भारत ये बता रहा होता है कि भाई पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए जब भी वहां चुनाव होते हैं बाकायदा इन सीटों की घोषणा की जाती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाई 7 सीटें बढ़ी हैं, इनमें जम्मू की 6 और कश्मीर की 1 सीट बढ़ी है। 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखी गई है। पहली बार एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व रखी गई है और पीओके विस्थापित शरणार्थियों के लिए भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन बीते 35 सालों के अंदर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है, कितने लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, यह भी आपको दिखाते हैं। जरा यह भी देखिए कि बीते 35 सालों का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है। बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा नहीं है। देखिए 1999 के अंदर 30.89% वोटिंग परसेंटेज रहा। 2004 के अंदर 34.41% वोटिंग परसेंटेज रहा। अगर हम बात करें 2009 की तो 38.91% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा। 2004 में 49.21%, 2009 के अंदर 44.37%, इसके बाद 2024 के अंदर 58.46% वोटिंग परसेंटेज रहा और यह वोटिंग परसेंटेज लोकसभा चुनाव का है। कमाल की बात यह कि कई सीटें तो ऐसी रही हैं जहां 18 से 20% वोट पड़ता है। उसके पीछे के कई कारण हैं। क्या वहां वोटर चाहता नहीं कि इलेक्शन का हिस्सा बने? नहीं, ऐसा नहीं। वहां एक तो डर है, डर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने देता और दूसरा वहां की विषम परिस्थिति है क्योंकि जो वोटर्स हैं वो पहाड़ी इलाकों के अंदर बसे और वहां 1-1, 2-2 किलोमीटर उनके लिए चलना बड़ी मुश्किल होती है और इसीलिए वहां वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बीते कुछ सालों में बेहतरीन काम किया है और इसीलिए वहां वोटिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा रहने लगा है। इस बार हम मानकर चल रहे हैं कि टारगेट 60 से 65% के आसपास का रखा गया होगा, लेकिन कितना पूरा हो पाता है यह भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता इलेक्शन को यह कहते हुए डिनाई करने की कोशिश करें कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक चुनाव में भागीदारी नहीं दिखाएंगे। तो मानकर चलिए जो चुनाव वहां पर होने वाला है वो सत्ता पक्ष यानी कि अगर कांग्रेस बीजेपी को केंद्र में मान ले और लीडिंग पार्टी मान ले तो वो वहां रोजगार के मुद्दे को आगे लेगी, वहां पर इन्वेस्टमेंट के मुद्दे को आगे लेगी, वहां आतंकवाद के खात्मे के मुद्दे को आगे लेगी और जो विपक्षी पार्टियां रहेंगी वो पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को आगे लेगी। लेकिन वोटर्स कितने हैं जरा देखिए। जम्मू कश्मीर अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो महिला वोटर्स जो है 42,62,000 हैं, पुरुष वोटर जो है वो 44,46,000 हैं। इसके अलावा दिव्यांग वोटर्स जो है वो 82,590 हैं, जबकि ट्रांसजेंडर 169 हैं। इसके अलावा अति वरिष्ठ नागरिक जो है वो 73,943 हैं, जबकि सेवा मतदाता 76,092 है। इसके अलावा शतायु 2,660 यानी कि जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है वो 2,660 हैं और कुल वोटर्स की अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो 87,09,000 है और इनमें पहली बार जो मतदाता हैं वो 3,71,000 हैं जो पहली बार मत का इस्तेमाल करने वाले हैं विधानसभा चुनाव के अंदर। और इस आंकड़े को ऐसे भी समझिए क्योंकि 10 सालों के बाद वोट पड़ रहा है विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा चुनाव 2014 था उसका परिणाम क्या रहा, उस दौरान किसकी सरकार ने वहां पर सत्ता को संभाला और किस पार्टी को कितने वोट मिले थे, यह भी आपको बता रहे हैं। जरा 2014 का परिणाम देखिए कि 2014 का परिणाम क्या रहा। 2014 के परिणाम को जब आप देखेंगे तो वहां आपको काफी हद तक नजर आएगा कि वोटिंग परसेंटेज काफी हद तक बटा हुआ नजर आया, काफी हद तक डिवाइड नजर आया और इसलिए जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां वो इस चुनाव के अंदर भागीदारी निभाती जरा नजर आई। लेकिन इस बार भी
कुछ ऐसा ही नजर आएगा कि वहां किसी एक पार्टी को बहुमत मिले, ऐसी संभावना ना के बराबर ही मान लीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं। जरा देखिए कि जम्मू कश्मीर के चुनावी मुद्दे क्या हैं, वो मुद्दे जिन पर चुनाव इस बार लड़ा जाना है। जरा देखिए, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पूर्ण राज्य का दर्जा बड़ा मुद्दा है, अनुच्छेद 370 और 35A ये बड़े मुद्दे हैं। अब इसको समझिए कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे के साथ चुनाव में जाएगी। आतंकवाद, इसके खात्मे की बात बीजेपी करेगी, सुरक्षा की बात बीजेपी करेगी, बेरोजगारी की बात बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भाई धारा 370 हटने के बाद लगभग वहां 70 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई है, इसके करार हुए हैं। जबकि राज्य के दर्जे की बात बाकी पार्टियां करेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, या फिर वहां पर सज्जाद लोन की पार्टी हो। अनुच्छेद 370 और 35A ये दोनों पार्टियां इसकी बात करेगी। बीजेपी ये कहेगी कि उन्होंने इसको हटाकर एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान, इसको आगे बढ़ाया और अखंड भारत में जम्मू कश्मीर हमेशा से अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और इसलिए अनुच्छेद 370 जो टेम्पररी था उसको हटा दिया गया। जबकि जो बाकी पार्टियां होंगी, विपक्षी दल कह सकते हैं, इंडिया अलायंस कह सकते हैं, वो दरअसल इस मुद्दे को ऐसे उठाएंगे कि हमें वापस 370 चाहिए, हमें वापस 35A चाहिए, क्योंकि 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है और उसकी वजह से कई ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो जम्मू कश्मीर को मिलती है और वो उनको बाकायदा एक अलग से झंडे की परमिशन भी देती है। हालांकि 35A बेहद खतरनाक है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता और ना ही आएगा, क्योंकि इसे संवैधानिक तरीके से हटाया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में चुनाव कश्मीरी पंडितों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा? क्या इस चुनाव के बाद जो सरकार आएगी, क्या वो कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएगी? क्या जो सरकार बनेगी उसमें कश्मीरी पंडितों की भूमिका रहेगी? कश्मीरी पंडित का मतलब यहां क्या है और कितना आरक्षण या कहें कि कितनी रिजर्व सीटें कश्मीरी पंडितों को दी गई है, यह भी समझिए, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि कश्मीरी पंडितों को लेकर केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सियासत कितनी ज्यादा संजीदा है। दरअसल कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इन्हें कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि कश्मीरी प्रवासी कहा गया है। उपराज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकेंगे। इनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी होंगे और 1 पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति नामित होंगे। यानी ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आएंगे, ये नॉमिनेशन के जरिए आएंगे। नामित 2 कश्मीरी प्रवासियों में से 1 महिला होगी, 1 पुरुष होगा। कश्मीरी प्रवासी वो होंगे जिन्होंने 1 नवंबर 1989 के बाद पलायन किया है और उनका नाम रिलीफ कमीशन में रजिस्टर होना भी जरूरी है। वहीं जो व्यक्ति 1947, 48, 1965 या 1971, ये तीनों साल जो हम आपको बता रहे हैं जंग के साल है, जहां पाकिस्तान के साथ जंग हुई, उसके बाद पीओके से आया है, पाक अधिकृत कश्मीर से जो आया है उसको विस्थापित माना जाएगा और उसको एक नामित सदस्य के तौर पर उपराज्यपाल विधानसभा भेजेंगे। इस हिसाब से कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 93 सीटें होंगी, लेकिन चुनाव 90 सीटों के लिए ही होगा, क्योंकि जो 3 हम बता रहे हैं, 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 विस्थापित, ये तीनों के तीनों नॉमिनेटेड सदस्य होंगे जिन्हें उपराज्यपाल विधानसभा के अंदर भेजेंगे। लेकिन सवाल यह कि क्या ये वाकई में कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी कर पाएंगे? क्या ये वाकई में पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर भारतीयों के दर्द को बयां कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। लेकिन जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, दरअसल कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला पुडुचेरी के अंदर भी लागू होता है। पुडुचेरी में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 पर चुनाव कराया जाता है, जबकि बाकी की 3 सीटों पर केंद्र सरकार नामित करती है, नॉमिनेट करती है। इसके साथ ही एससी और एसटी के लिए 16 सीटें रिजर्व रखी गई। इनमें एससी के लिए 7 सीटें और एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व रखी गई और इससे उनकी भागीदारी यकीनन बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है, उससे पहले जो वादे किए गए थे, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हो, क्या वो पूरे किए गए?
क्या जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए तैयार हो चुका है, ये भी हम आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। उसके बाद आपको बताएंगे वो वादे कौन से हैं जो अधूरे रह गए, वो वादे कौन से हैं जो पूरे हो गए। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से की जाती है और क्या उनके नॉमिनेटेड सदस्य जम्मू कश्मीर विधानसभा का हिस्सा होते हैं। जम्मू कश्मीर में मतदान, समस्या, सियासत और समाधान क्या वाकई में नजर आएगा। समाधान होता है दरअसल समस्याओं से परे जब सियासतदान उस तरफ सोचे जहां आवाम सोच रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 5 वादे जो आज भी अधूरे हैं और जिनके पूरे होने की जम्मू कश्मीर इंतजार कर रहा है। पहला है कश्मीरी पंडित, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा आतंकवाद, चौथा विधानसभा चुनाव और 5वां उद्योग। इनमें से विधानसभा चुनाव लगभग पूरे होने की तरफ। कश्मीरी पंडित क्या वाकई में बसा दिए जाएंगे या सिर्फ उनको प्रवासी बनाकर ही छोड़ दिया जाएगा, बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी एक बड़ा इशू है क्योंकि 2005 में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 21% थी जो बढ़कर 35% हो गई है। आतंकवाद, हालांकि आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी है लेकिन आतंकियों पर जिस तरीके से हमला किया गया है उससे आप ये मानकर चल सकते हैं, कह सकते हैं काफी हद तक कि आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की गई। इससे इतर अगर बात उद्योग की करेंगे तो उद्योग में आप देखिए कि 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव जो है वो इस वक्त पाइपलाइन में है, लेकिन कब तक पूरे होंगे कहा जाना मुश्किल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो 5 वादे कौन से हैं जो पूरे हो गए, क्योंकि ये वादे बेहद महत्वपूर्ण है। तो जरा देखिए जो 5 वादे पूरे हो गए उसमें से पहला है अलगावाद। 2019 से पहले अलगावाद और पत्थरबाजी की आग में झुलस रहे जम्मू कश्मीर में अब तक जो घटनाएं घटती थी वो दोनों खत्म हो चुकी हैं। पत्थरबाजी में 99% की कमी आ चुकी है। इसके अलावा मनोरंजन, राज्य में फिल्म पॉलिसी लागू है। 2023 में 102 फिल्में और वेब सीरीज की शूटिंग हुई। 3 साल में 700 आवेदन मिले, 2016 के मुकाबले 2 गुने हो गए हैं। पर्यटन उद्योग काफी हद तक बढ़ा है। 2024 के शुरुआती 6 माह में 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं और यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार पैदा किए गए हैं। इसके अलावा विकास प्रोजेक्ट श्रीनगर जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से तैयार किए गए हैं और हर दिन 17.57 किलोमीटर सड़क बिछ रही है जो पहले 8.57 थी। 100% से ज्यादा का इजाफा इसमें हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरी है। 2-3 साल में कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। G20 समिट भी यही हुई। इससे दुनिया में कश्मीर को लेकर एक अलग छवि बनी, एक ऐसी छवि बनी है जो बता रही है कि अब कश्मीर वो नहीं जो हुआ करता था। अब वो कश्मीर नहीं जहां ना जाने कब धारा 144 लगा दी जाए। अब ये वो कश्मीर नहीं जहां कभी भी आतंकी हमला हो जाए। अब ये वो कश्मीर नहीं जहां हर शुक्रवार को पत्थरबाजी हो जाए। अब ये वो कश्मीर नहीं जहां आतंकवाद चरम पर हो, बल्कि ये वो कश्मीर जहां विकास लगातार बढ़ रहा है, आतंकवाद कम हो रहा है, अलगाववाद खत्म हो चुका है। बेरोजगारी के लिए काम किया जा रहा है कि कैसे रोजगार पैदा किए जाए और कैसे इन्वेस्टमेंट को वहां बढ़ाया जाए। लेकिन जब हम बात जम्मू कश्मीर की करते हैं तो बीते चुनाव तक हम बात लद्दाख की भी करते हैं। लद्दाख इस वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो अलग से यूनियन टेरिटरी घोषित और जो चुनाव हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लेकिन कमाल की बात देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के साथ साथ चुनाव पाक अधिकृत कश्मीर में भी हो रहा है। और भारत बार बार कहता है कि भाई पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का है, भारत का अखंड हिस्सा है, उसे पाकिस्तान को खाली करना चाहिए। तो इसको समझने की जरूरत कि ऐसा क्यों होता है और कब से हो रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए है और यह भारत का वो इलाका है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके और अक्साई चिन दोनों ही भारत का भी नंग है। एक पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और दूसरा चीन को एक दौर में गिफ्ट कर दिया गया और भारत कहता है एक ना एक दिन ये इलाके दुश्मन के कब्जे से आजाद किए जाएंगे, भारत में मिलाए जाएंगे। वापस पीओके और अक्साई चिन भारत के साथ जुड़े। 1956 में जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बनाया गया था तब से ही पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में होती आई। अब अगस्त 2019 में जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया तब भी इन 24 सीटों को बरकरार रखा गया। 1994 को संसद में सर्वसम्मति से ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के उन इलाकों को खाली करे जिन पर उसने अतिक्रमण के जरिए कब्जा किया हुआ है। दरअसल यही पाक अधिकृत कश्मीर है। लेकिन जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण पार्टियां कौन कौन सी हैं?
इसको भी जरा एक बार तेजी से समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच में चुनाव होना है। तो जरा देखिए, पाकिस्तान की पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की बीजेपी, इसके अलावा एनसी, उसके बाद कांग्रेस, एनसी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीएफ यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट और सीपीआईएम। ये दरअसल वहां की महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके बीच में चुनाव होना है। लेकिन क्या वाकई में धारा 370 के बाद जो ये चुनाव हो रहा है, क्या वहां आतंकवाद खत्म हो गया? क्या वहां आतंकवाद की घटती घटनाएं खत्म हो गई हैं? और क्या इस चुनाव के बीच में भी आतंकी साया मंडरा रहा है? और क्या आतंकी घटनाएं बढ़ने के पीछे की वजह यह है कि धारा 370 खत्म हो गई है? चलिए आपको समझाते हैं धारा 370 के बाद कितनी आतंकी घटनाएं घटी हैं। जब इस आंकड़े को आप देखेंगे तो धारा 370 के बाद जम्मू में 8 ग्रेनेड हमले हुए हैं, 13 आईडी हमले दर्ज किए गए हैं। 27 अक्टूबर 2015 से 4 अगस्त 2019 तक 4 ग्रेनेड हमले हुए और 7 आईडी हमले दर्ज किए गए। हिट एंड रन मामलों की घटनाओं में 43% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आतंकवादी भर्ती की घटनाओं में कमी आई है और हमलों में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में 13% की कमी दर्ज की गई है। धारा 370 को निरस्त करने के बाद विभिन्न हमलों में 29 कर्मचारियों की जान चली गई और 32 अन्य घायल हुए। आंकड़ों में कहा गया है कि 27 अक्टूबर 2015 से 4 अगस्त 2019 तक 33 मौतें और 42 घायल हुए हैं। लेकिन ये आंकड़ा न सिर्फ धारा 370 हटने के बाद बढ़ा, बल्कि आतंकी घटनाओं में एक और इजाफा हुआ। वो इजाफा हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आतंकी घटनाएं और तेजी से बढ़ी हैं। यानी जो पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंक के चाचा हैं, वो नहीं चाहते कि भारत के अंदर बीजेपी की सरकार हो, पहली चीज। दूसरा, वो नहीं चाहते कि धारा 370 जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, जो इस वक्त भारत के संविधान में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको स्वीकार किया जाए। और तीसरा, वो नहीं चाहते कि विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी, क्योंकि ये जन्नत है और इस जन्नत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को कहेंगे कि भाई, चुनाव आ रहा है, आपको अपनी सरकार चुनने का मौका मिल रहा है, अपने नेता को चुनने का मौका मिल रहा है, अपनी पार्टी चुनने का मौका मिल रहा है। तो इस बार एक ऐसे दौर के लिए आपको वोट डालना है जो दौर आपके नए भविष्य की शुरुआत करेगा। और इसलिए कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सके। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। Elections in J&K will be held in 3 phases.